मुंबई का सिटी हॉस्पिटल। रात के तकरीबन 2 बजे कनिका और वानी ने रूही का इलाज करवाया। रूही के सिर पर चोट लग जाने की वजह से वो सड़क पर ही बेहोश हो चुकी थी। पुलिस भी अपना स्टेटमेंट लेकर जा चुकी थी। साथ में उन्होंने कनिका को पी लेने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डांट भी सुनाई। उसके बाद कनिका का गुस्सा रूही पर फूटने के लिए तैयार था, लेकिन रूही अभी होश में नहीं आई थी। वो इस वक्त बेड पर पड़ी थी और वानी और कनिका दोनों उसे घूर देख रही थी। थोड़ी देर बाद रूही को होश आया और वो अपने सर पर हाथ रख अपनी आंखें खोलने ही लगी। तभी अचानक से क्या हुआ, वो दर्द के मारे कराह पड़ी। एकदम से रूही को सहारा देने के लिए कनिका आगे बढ़ी। उसने रूही के बालों पर धीरे से हाथ फेरकर बड़ी ही आराम से कहा, अंडस्को, हे रिलैक्स, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। बस मेरे चक्कर में तुम अपनी खोपड़ी नहीं फुटवाती तो अच्छा रहता। रूही ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में वो कनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को मॉम, मैं आपको कुछ वैसे होने दे सकती थी। रूही का इतना कहना ही था कि तभी कनिका रूही को दांत पीसकर देखते हुए बोली, अंडस्को स्टॉप कॉलिंग मी मॉम, डैम्ड। तुम उस मैजिशियन की ड्यूटी पर नहीं हो, समझी तुम? और क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बेटी डार्लिंग, अभी तक शादी भी नहीं हुई है मेरी। कुछ तो शर्म करो यार। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अब जल्दी से मुझे अपने घर का पता बताओ और अपने मम्मी पापा का नंबर भी। मुझे उन्हें बताना है कि तुम किस हालत में हो। कनिका की इस बात पर रूही उसे हैरत से देखने लगी और बोली, अंडस्को मॉम, क्या कह रहे हैं आप? और नाना जी मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कनिका का दिमाग खराब होने लग गया। उसने अपने ही सर पर हाथ मारा और एडमिट रूम से बाहर निकल गई। उसके पीछे वानी भी बाहर निकली और कनिका से बोलने लगी, अंडस्को कनिका, तुझे कैसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है? क्या पता वो मैजिशियन सच में जादू करता हो और ये सच में तेरी फ्यूचर डॉटर हो। देख तो उसकी आंखों में, मुझे रत्ती भर भी वो झूठी नहीं लगती। सच बता रही हूँ यार, कम से कम मेरी बात पर ट्रस्ट कर। अच्छा एक काम कर, उसने भी अपने नाना जी का जिक्र किया था, एक बार उससे उसके नाना जी का नाम तो पूछ, कुछ पता चलेगा यार। क्या पता वो फ्यूचर ही बता दे। प्लीज ट्राई करना। वानी की बात पर कनिका पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को आर यू क्रेजी वानी? प्रश्नवाचक चिन्ह। तू पागल है पागल, आज पूरे दिन से दिमाग खराब कर रखा है मेरा तो तुम सबने। लाइफ में पहली बार इतना हॉरिबल डे देख रही हूँ मैं, जहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका के चिल्लाने से वहां के अस्पताल स्टाफ ने कनिका को एक बार फिर से डांट दिया और उसे चिल्लाने से मना कर किया। स्टाफ से डांट खाने के बाद कनिका वानी को घूर कर बोली, अंडस्को वो लड़की अभी हमारी जिम्मेदारी है, उसे उसके घर पहुंचा देते हैं, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। कनिका से एडमिट रूम के अंदर चली गई और रूही के सामने आकर अपने हाथ बांधकर तनकर खड़ी होते हुए से घूर कर बोली, अंडस्को देखो लड़की, तुम बिल्कुल मेरी उम्र की लग रही हो। वो मैजिशियन भले ही तुम्हें कितने सारे पैसे देता हो, लेकिन तुम्हें 24 और झूठ की नया में डुबकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। क्या पता तुम्हारी असलियत दुनिया को बता दूँ रिकॉर्ड करके। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, खुद रेजिग्नेशन लेटर देकर आई हूँ और उसकी पार्टी भी मना कर आई हूँ। सो प्लीज़ कम से कम अपने घर का एड्रेस बता दो मुझे, ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ आऊँ। या फिर कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तुम्हारा, कुछ तो बताओ। रूही बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ जैसी दिखने वाली वह लड़की, जिसका नाम भी उसकी मॉम से मिल खाता है, वो रूही की बात क्यों नहीं मान रही है। रूही परेशान होकर बोली, अंडस्को मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कनिका ने ये भांप लिया कि रूही सच में परेशान है। तभी वो रूही के बगल में बेड पर बैठ गई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, अंडस्को देखो, हो सकता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो, इसीलिए तुम उस मैजिशियन के साथ काम कर रही हो। मैं कोई सवाल आगे से तुमसे नहीं पूछूंगी उस मैजिशियन के बारे में, बस मुझे अपने घर का पता बता दो। तभी रूही ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और रूही कनिका को पता बताते हुए बोली, अंडस्को मैं दिल्ली में वालिया पैलेस में रहती हूँ। वालिया पैलेस का नाम सुनते ही कनिका की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और वो रूही को घूरते हुए बोली, अंडस्को क्या वालिया पैलेस, तुम वहाँ काम करती हो क्या? तब भी रूही ने जल्दी से बताया, अंडरस्को नहीं, वो मेरा ही पैलेस है। एक्चुअली मैं एक बिजनेस गर्ल हूँ और पता नहीं मुंबई कैसे आ गई।
मैं और मेरे नाना जी वही साथ में रहते हैं। वानी ने भी रूही की बात साफ साफ सुनी थी। वो एकदम से आगे आए और रूही को घूरते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम सच कह रही हो? वालिया पैलेस और वो तुम्हारा है? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो पैलेस मोस्ट हैंडसम बैचलर अक्षत वालिया का है। अरे 2-3 बार तो मैं अभी हाल ही में 2023 में इंटरव्यू के लिए वहां चक्कर काटे हैं, लेकिन अक्षत वालिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी रूही वानी से बोली, अंडरस्को 2023, इतने सालों पहले से आप जर्नलिस्ट है, लेकिन आपकी उम्र तो। तभी कनिका उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को अबे ओए, खिसकी हुई है क्या? इतने सालों कैसे? पिछले साल ही तो 2023 था। इस लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है। तभी कनिका के दिमाग में कुछ चलने लगा और वो कुछ सोचकर रूही से बोली, अंडरस्को तो क्या सच में तुम वालिया पैलेस में रहती हो? रूही ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहा, अंडरस्को हाँ मॉम। मॉम शब्द दोबारा सुनते ही कनिका रूही पर बरसते हुए बोली, अंडरस्को कहा ना मोम मत बोलो। ये मत भूलो कि तुम्हारे पास अभी एक भी पैसे नहीं है, और इस अस्पताल का बिल भी हमें ही पे करना पड़ेगा। छोड़कर भाग जाऊंगी तुम्हें यहाँ से, समझी तुम? रूही कुछ बोलती, लेकिन तभी कनिका ने फिर से बोला, अंडरस्को अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे अक्षत वालिया से मिलवा सकती हो? तभी रूही चौंककर कनिका को देखते हुए बोली, अंडरस्को मॉम अक्षत वाली है तो पापा है मेरे, और अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। आप ये कैसी बातें कर रही है? इतना सुन ही कनिका को तो जैसे हार्ट अटैक आने लगा। उसने एकदम से आंखें फाड़कर रूही को देखते हुए कहा, अंडरस्को व्हाट द फक? आज ही वह न्यूयॉर्क से वापस आया है और तुम क्या बोल रही हो उसके बारे में? रूही चौंकते हुए कनिका से बोली, अंडरस्को मॉम पापा की डेथ को 24 साल हो गए हैं, उनके साथ ही आप भी तो। कनिका को रूही बिल्कुल पागल लग रही थी। कनिका ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, अंडरस्को नस कहाँ हो आप? वहाँ एक ही नस थी जो रात की ड्यूटी पर लगी थी। वो एकदम से वहाँ आए। तभी कनिका ने उससे कहा, अंडरस्को इस लड़की को एनेस्थीसिया का डोज लगाओ, पागल लड़की हो गई है ये, अब सीधे इसे दिल्ली पटक कराऊंगी। नस ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन तभी कनिका ने उससे कुछ पैसे पकड़ाए। रूही नस को मना करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन नस ने उसे सुई लगाकर बेहोश कर दिया। तभी वानी एकदम से कनिका के पास आए और उसने कनिका को घूरते हुए कहा, अंडरस्को कनिका तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? देख मैंने नोटिस किया कि अक्षत वालिया का नाम सुन तेरे दिमाग में कुछ तो घंटी बजी है, लेकिन तू सोच क्या रही है? तभी कनिका बोली, अंडरस्को मुझे पूरा यकीन है वो अक्षत वालिया कुछ न कुछ गड़बड़ पर्सनैलिटी है, और ये पागल लड़की अगर सच में वहाँ रहती है तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली हूँ। वैसे भी तुझे पता है 2 दिन बाद मैं इस मिशन के लिए काम करने ही वाली थी, लेकिन अब काम 2 दिन पहले होगा। जस्ट वेट एंड वॉच, और इससे तुझे भी फ़ायदा होने वाला है जाने मन, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुझे भी दूंगी जिससे तेरा भी प्रमोशन हो जाए। इतना बोल कनिका कुछ सोचने लगी। इधर वानी का दिल धक धक करने लगा। अगला दिन एक घर की घंटी बजी और दरवाजा तकरीबन एक 50 साल के आदमी ने खोला और सामने से उसने कनिका को देखा। कनिका मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखकर बोली, अंडरस्को कैसे हो काका, आप गांव से आ गए? उस आदमी को जवाब दिया, अंडरस्को हाँ बिटिया हम आ गए। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कोई और नहीं बल्कि रूही थी। कनिका रूही को अपने घर लेकर आई थी। रूही हैरत से घर के अंदर झांक रही थी। सारा माजरा अभी भी उसके दिमाग से परे था। तभी काका जी ने रूही को देखते हुए कनिका से पूछा, अंडरस्को ये कौन है बिटिया? कनिका ने जवाब दिया, अंडरस्को ये मेरी फ्रेंड है, आज ये हमारे साथ ही रहेगी और कल मैं इसे इसके घर छोड़ने जाऊंगी। रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इसे घर ले आई। तभी काका जी ने कहा, बहुत अच्छा किया बिटिया, अंदर आओ। रूही हैरत से अभी कनिका को देख रही थी। उसे माजरा कुछ समझ आने लगा था, लेकिन पूरा नहीं। वो जैसे ही घर के अंदर आए, सोफे पर उनकी तरफ पीठ किए एक शख्स बैठा हुआ था, जिसकी उम्र कम से कम 45 साल तो लगी रही थी। उन्होंने बिना मुड़े ही अखबार पढ़ते हुए अपनी सख्त मर्दाना आवाज में कहा, अंडरस्को तो रात भर आप ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर देकर कहाँ थी मैडम? वो आवाज सुनते ही कनिका एकदम से डर गई और इधर उधर देखने लगी। रूही भी उस आवाज को जैसे पहचान सी गई थी। तभी कनिका ने उस बूढ़े आदमी की बातों का जवाब दिया, अंडरस्को वो पापा मैं वानी के साथ थी और ये मेरी फ्रेंड, इसका एक्सीडेंट हो गया था। प्लीज पापा गुस्सा मत करना प्लीज, कनिका रिक्वेस्टिंग वॉइस में बोलने लगी।
तभी वो आदमी अपने हाथ में अखबार लिए सोफे से खड़ा हुआ और पलटकर कनिका की तरफ हो गया। कनिका अभी अपने पापा के रिएक्शन को देखने के लिए बेचैन थी। तभी कनिका के पापा ने एकदम से न्यूज़पेपर हवा में उड़ा दिया और तेज आवाज में गाना गाते हुए झगड़ा करने लगी। अंडस्को, ओए हो, मेरी बेटी की जॉब छूट गई। मजे ही मजे, बल्ले बल्ले। अब आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी। और फिर वो जोर जोर से नाचने लगे। अपने पापा का ऐसा रिएक्शन देख कनिका कुछ पलों के लिए बस उन्हें देखते ही रह गई। वहीं रूही उस आदमी को देखकर हैरत से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और धीरे से उसके मुंह से आवाज निकली, अंडस्को, नाना जी। रूही बहुत हैरत में थी। वही वो आदमी जो कोई और नहीं बल्कि कनिका के पापा थे। वो कनिका के पापा ने कनिका को जोर से झपटी पाते हुए कहा, अंडस्को, शाबाश मेरा पुत्र। मैंने तेरे न्यूज़ का आखिरी कवरेज देखा, लेकिन अच्छा लगा। अब हम दोनों वीकेंड पर चलेंगे। मैंने भी कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले लेनी है, फिर दोनों मजे करेंगे। कनिका के पापा राघवेंद्र माथुर एक टीचर थे और अपनी लाइफ में काफ़ी खुश मिजाज इंसान। लेकिन रूही उन्हें काफ़ी हैरत से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अंडस्को, नाना जी। वो भी हंसते हुए, ये कैसे हो सकता है? ऊपर से उनकी दाढ़ी तो अभी भी काली है। ये कितने जवान दिखाई दे रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? रूही एकदम से कनिका के पापा को देखते देखते आगे बढ़ने लगी। अंडस्को, तभी कनिका के पापा राघवेंद्र जी ने की नज़र भी रूही पर गई और उन्होंने कनिका को रूही को देखते हुए कहा, अंडस्को, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने न्यूज़ में देखा। उस मैजिशियन ने अलमारी से इसे ही निकाला था ना। तुम इसे घर क्यों लेकर आए हो? क्या सच में इसे अपनी बेटी मान लिया तुमने? तभी कनिका ने एक नज़र रूही को देखकर अपने पापा राघवेंद्र जी से कहा, अंडस्को, पापा, कुछ सीरियस प्रॉब्लम लग रही है। मुझे लग रहा है इस लड़की को बिलमेर की बीमारी और उस मैजिशियन ने इसका फ़ायदा उठाया है। कल मैं इसे इसके घर छोड़ कर आऊंगी। बेचारी बहुत सीधी लग रही है। रूही ने कनिका की बात गौर से सुनी थी। वो कनिका को अचरज भरी नज़रों से देख रही थी। बात को समझते हुए राघवेंद्र जी ने भी आगे बढ़कर रूही के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, अंडस्को, ओए पुत्र, मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आज का दिन हम तीनों साथ में गुजारेंगे। बहुत मस्ती करेंगे तीनों मिलके। रूही राघवेंद्र जी को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। तभी राघवेंद्र जी ने कनिका और रूही से कहा, अंडस्को, ओए तुम दोनों बैठो। मैं किचन में जाकर तुम लोगों के लिए पकौड़े और चाय लेकर आता हूँ। जाओ फ्रेश हो जाओ। कनिका रूही से बोली, अंडस्को, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। आई होप तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। रूही हैरत से किचन में जाते राघवेंद्र जी को देखने लगी और फिर कनिका के पीछे चलने लगी। पूरा दिन राघवेंद्र जी, रूही और कनिका ने बहुत मस्ती से गुजारा। रूही राघवेंद्र जी और कनिका की कंपनी बहुत एंजॉय कर रही थी। उसके लिए कहानी बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, लेकिन खुशी इस बात की कि उसके नाना जी की यंग एज और उसकी मॉम दोनों ही वह साथ में देख पा रही थी। कभी कभी तो रूही को ये सब कुछ सिर्फ एक सपना लग रहा था। तभी उसने अपनी चूटी काटी तो उसे दर्द हो रहा था, जिससे वो समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को कनिका ने रूही के साथ अपना बेड शेयर किया और साथ ही अपने रात नाइट सूट भी। दोनों इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे। कनिका को रूही के साथ एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगा। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे और कनिका रूही की पट्टी करते हुए उसे पूछने लगी, अंडस्को, अच्छा एक बात बताओ रूही, ये अक्षत वालिया दिखता कैसा है? तुम उसके घर में ही तो रहती हो ना? शक वकल कुछ याद है क्या उसकी? तभी रूही कनिका से बोली, अंडस्को, मॉम, क्या आपने अभी तक पापा को नहीं देखा? रूही की बात सुनकर कनिका को एक बार फिर से झटका लग गया और वो कनिका को घूर कर देखते हुए बोली, अंडस्को, व्हाट? तुम सच में पागल हो क्या? मैं मम्मी और वो पापा तुम्हारे कहाँ से? मैंने तो सुना था कि अक्षत वालिया यही कुछ 27-28 सालों का है। उसकी 23-24 साल की बेटी भी हो सकती है। आई कांट इमेजिन। तुम सच में थोड़ी हिली हुई हो। तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, तभी कुछ पता चलेगा। रूही अपने पूरे होशो आवाज में कनिका की बात सुनकर कुछ सोच रही थी। फिर कनिका ने रूही के सिरहाने पर सॉफ्ट पिलो अच्छे से कैरी किया और रूही को पकड़कर सुलाते हुए बोली, अंडस्को, चुपचाप सो जाओ मेरी माँ। मुझे कहानियाँ पसंद है, मगर वो कहानियाँ नहीं जिनके सिर पैर न हो। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी? क्लोज योर आइज, आंखें। कहकर रूही की आंखों पर कनिका ने अपना हाथ फेर दिया और उसके धीरे धीरे सहलाकर सुलाने लगी। दिन भर राघवेंद्र जी और कनिका के साथ इतनी मस्ती करने के बाद रूही को भी अब नींद आने लगी थी। रूही को कनिका के पास सोने में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था।
कई सारे सवाल थे उसके मन में, लेकिन वो अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त वो अपनी मॉम के साथ बिताए इस पल को एंजॉय करना चाहती थी। कनिका रूही की आंखें बंद होने के बाद उसे गौर से देख रही थी, और फिर धीरे धीरे उसने रूही के बालों को सहते हुए मन ही मन सोचकर कहा, अंडस्को, ये लड़की मुझे बिल्कुल अपनी सी क्यों लग रही है, सेम मेरी तरह नीली आंखें, और इसके पास रहना इतना अच्छा क्यों लग रहा है मुझे, क्या मेरा इससे कोई कनेक्शन हो सकता है। तभी कनिका ने अपना सिर झटका और खुद को डांटते हुए बोली, अंडस्को टीच। क्या सोच रही है कनिका, तू भी इस पगली की तरह हिल गई है। स्टॉप थिंकिंग, सो जा, जो भी है कल ही पता चलेगा, और उस अक्षत वालिया की भी तो खबर लेनी है। जस्ट वेट मिस्टर एव, अब तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आके ही रहेगी। आखिर क्या होगा आगे, कौन है अक्षत वालिया, क्यों रूही उसे अपना डैड बता रही है, जानेंगे जल्द ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।